यहाँ पे जो हम देखने वाले हैं वो स्पेशली हिस्ट्री सेक्शन को देखेंगे, घटना चक्र का। और यहाँ पे आपका जो है गवर्नर को और गवर्नर जनरल को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आपके जितने भी प्रश्न हैं आपके रिलेटेड टू गवर्नर जनरल, तो उसको हम लोग फिनिश आज करने का कोशिश करेंगे। ऑलरेडी मैंने इसका पार्ट 1 बना दिया है क्योंकि ये बहुत ही लार्ज वीडियो था, तो आप उसका इसमें आपको पार्ट 2 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये स्पेशली पार्ट 2 होगा और पार्ट 1 में मैंने डिटेल में बताया है। और आप यहाँ 13 नंबर प्रश्न तक मैंने करा दिया था। यानी यहाँ पे क्या है कि किस गवर्नर जनरल पर जो है महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, तो ये वारेन हेस्टिंग था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 14 नंबर डिटेल देख लेते हैं, फिर 14 नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो आप लोग वॉच नहीं करते, इसकी वजह से मैंने सेकंड पार्ट में छोटे छोटे वीडियो में भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। वारेन हेस्टिंग के अन्यायपूर्ण एवं निरंकुश कार्यों के कारण उस पर क्या हुआ कि महाभियोग का मुकदमा चलाया गया तथा 1788 से लेकर 1795 ईस्वी तक चलता रहा। किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया और यह भी कहा कि वारेन हेस्टिंग्स ने यह सब कुछ जो है साम्राज्य के हित के लिए किया है, न कि अपने लिए। वारेन हेस्टिंग के द्वारा ऐसा जो किया गया है, तो आपका ब्रिटिश भी आपका उसको बचाव करती है। देखिए, वारेन हेस्टिंग्स पे जो आपका बताया जा रहा है कि पर लगे महाभियोग के बारे में जो विद्वानों के मत भिन्न भिन्न है, वी स्मिथ जी का कहना है कि निर्णय अधिक मान्य है। वह लिखते हैं कि उसके थोड़े से दोष जहाँ तक कि वे वास्तव में एक क्या थे, तो आपके दोष थे उस राजनीतिज्ञ के दोष थे जिस पर कि सहसा ही संकट आ पड़ा हो तथा जिस पर उनकी इतनी कठिन उलझने आ पड़ी हो तथा कभी कभी मानवीय समझ में भूल चूक हो जानी आवश्यक ही थी, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पर जो है वो ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। तो ये आपका वारेन हेस्टिंग हो गया, तो आपका आंसर सी हो गया। यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी। तो ये किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 15 का बी। यहाँ पे डिटेल में अगर बात करें तो दीवानी एवं फौजदारी न्यायालयों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव जो है अंग्रेजों ने रखी। इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया और मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया, ठीक है। 1793 में क्या होता है कि कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था, जिसके तहत क्या होता है कि कर और प्रशासन के पृथक कर दिया गया। यानी आपका कर तथा न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया गया। यहाँ जब बात करते हैं तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सरकार की प्रसंविधा यानी सिविल सेवा यानी कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया है, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के रूप में जाना गया। तो ये जो है वो कॉर्नवालिस था। तो आपका सी आंसर आप डिटेल से भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, तो भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का जो सृजन कॉर्नवालिस द्वारा किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद कॉर्नवालिस ने प्रशासन को पुनर्गठित किया तथा राजस्व बोर्ड को भंग कर उसके संबंध में नए नियम बनाए तथा कंपनी के अधिकारियों के व्यक्तिगत व्यापार के संबंध में जो है वो नए नियम बनाए गए। उसने जो है कॉर्नवालिस कोड के माध्यम से जो है दीवानी तथा न्यायिक क्षेत्रों में स्पष्ट विभाजन किया, जिससे क्या होता है आगे चल के भारतीय सिविल सेवा का रूप ले लिया, ठीक है, जिसने भारतीय सिविल सेवा का रूप ले लिया। अगला बताया जाए कि भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया तो किसके द्वारा। तो ये आपका कॉर्नवालिस के शासनकाल में किया गया। तो बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला देखेंगे तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसे प्राय कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधित्व कहा जाता है। किसको। तो दरोगा को जो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसे प्राय कंपनी दरबार की जो है वो कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधित्व कहा जाता है। 18 का बी सही हो जाएगा।
देखेंगे तो बताया जा रहा है डिटेल में कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों को उनके पुलिस कर्तव्य से अलग करके प्रत्येक 20 से 30 वर्ग मील के क्षेत्र में थाना स्थापित किया तथा दरोगा नामक पुलिस अधिकारी नियुक्त किया। दरोगा की नियुक्ति एवं पर्यवेक्षण मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता था तथा किसान जो है वो दरोगा को कंपनी दरोगा की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि मानते थे। किसको? तो आपका जो है वो दरोगा को किसान क्या मानते? तो कंपनी बहादुर की शानो शौकत का एक स्थानीय प्रतिनिधि मानते थे। अगला देखते हैं क्या कहा जा रहा है। तो कह रहे हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ है? तो मकबरा नहीं कब्र, तो ये आपका 19 का ए हो जाएगा, गाजीपुर में। चलिए हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो टाइम पीरियड है वो 1796 से लेकर 93 तक, 1793 तक रहता है एवं वो जो है वो 30 जुलाई 1805 से है आपका 5 अक्टूबर 1805 तक जो है बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। कौन? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसे बोला जा रहा है कि इसे जो है भारत में इस्तेमारी अथवा अस्थाई बंदोबस्त यानी या फिर न्यायिक संहिता तथा भारतीय लोकसेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। अगला डिटेल में बोला जा रहा है कि इसकी जो मृत्यु है वो आपका कहाँ हुआ था? तो 5 अक्टूबर आपका 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी और यहीं पर उसकी कब्र स्थित भी है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में तो लागू की गई सहायक संधि की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो सही नहीं है? तो ठीक है, तो कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना जो था वो सहायक संधि का जो व्यवस्था का जो कार्य नहीं था या लागू करने का निर्णय नहीं था। तो कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना नहीं था। ठीक है, देखिए दूसरे के खर्च पे एक बड़े सेना का रखना तो था, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित करना भी था। उसके अलावा आपका था भारतीय रियासतों के ऊपर जो है ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना भी लॉर्ड वेलेस्ली का जो सहायक नीति की व्यवस्था थी, लेकिन नियत आय का प्रबंध करना नहीं था। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे और डिटेल में देखते हैं तो कहा जा रहा है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी आपके राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि का क्या किया? प्रयोग किया। उस समय क्या होता है कि फ्रांस के जो विरुद्ध यूरोपीय शक्ति का बना हुआ मोर्चा छिन्न-भिन्न हो गया, यानी उस समय फ्रांस के विरुद्ध जो है यूरोपीय शक्ति का मोर्चा जो है वो छिन्न-भिन्न हो गया और क्या हुआ कि हो चुका था। और आपके क्या है तो नेपोलियन मिस्र, उसके अलावा क्या हुआ कि सीरिया को विजित कर चुका था। कौन? तो आपका जो है वो जो आपका उस समय फ्रांस के जो विरुद्ध यूरोपीय शक्तियाँ का बना हुआ आपका मोर्चा छिन्न-भिन्न हो चुका था और नेपोलियन जो था आपका मिस्र और सीरिया को विजित कर चुका था। ठीक है, गंभीरतापूर्वक जो है भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। इसी परिस्थिति में जो बात किया जाए तो यहाँ पे जो वेलेस्ली ने भारत में सहायक संधि का प्रयोग किया, जिससे क्या होता है कि अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई और नेपोलियन जो है वो क्या होता है कि नेपोलियन का भय भी टल गया। सहायक संधि की शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि संधि की स्वीकार करने के बारे जो रियासत कंपनी की एक सैन्य सेना को रखेगी, यानी कहने का मतलब कि संधि को स्वीकार करने वाला जो आपका रियासत था कंपनी की एक सेना को क्या करेगी? ये रखेगी। इसका सारा जो होगा वो राज्य की खर्च देगा, यानी अगर सारा खर्च क्या होगा तो राज्य देगा। और इसमें बताया जा रहा है कि इस सेना को चलाने का अधिकार जो है केवल कंपनी को होगा। सहायक संधि को लागू करने वाला जो राज्य किसी भी यूरोपीय या अंग्रेज़ों के दुश्मनों की सहायता नहीं करेगा और उनके किसी भी व्यक्ति को नौकरी नहीं देगा। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि की स्वीकार करने वाला प्रथम आपका मराठा सरदार तो पेशवा बाजीराव सेकेंड था। ठीक है, यहाँ डिटेल में देखते हैं यहाँ क्या बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों जो थे वो पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। ठीक है, और उसके अलावा बाजीराव द्वितीय जो थे सिंधिया का साथ दे रहा था। बाजीराव द्वितीय जो था वो सिंधिया का साथ दे रहा था
उसने क्या किया कि 1801 में जसवंत के भाई को हत्या कर दी। किसने? तो बाजीराव सिंधिया ने। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने आपका पुणे पर आक्रमण कर दिया, पेशवा और सिंधिया को संयुक्त सेना को परास्त कर दिया और बाजीराव द्वितीय ने भाग करके बसीन में शरण ली और 31 दिसंबर 1802 में जो है अंग्रेजों से बसीन की संधि जो है वो की जाती है। संधि के अनुसार क्या होता है? तो पेशवा बाजीराव ने अंग्रेजों को संरक्षितता स्वीकार कर ली और यह संधि जो है मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ ही की गई थी। प्रथम सहायक संधि थी, ठीक है। तो ये जो है वो मराठों के द्वारा जो है की गई थी, जो आप अंग्रेजों के साथ देखते हैं प्रथम सहायक संधि, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि तो यहाँ पे आपने देख लिया प्रथम सहायक संधि के बारे में। देखते हैं यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। 22 नंबर प्रश्न है जो है, उसके अलावा आपका 1802 ईस्वी की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था, तो बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेज थे, तो आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो अवध का नवाब था आपका। अब ए सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि वेलेजली ने सहायक संधि का क्या किया? आविष्कार नहीं किया था। इस प्रणाली का अस्तित्व पहले से ही था, ठीक है। और आप देखेंगे कि डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने क्या किया था कि जिसने अपनी सेना किराया पर भारतीय राजाओं को दी थी। क्लाइव ने के काल में क्या होता है कि यह जो प्रणाली जो देखने को मिलती है सभी गवर्नर जनरल ने अपनाई बाद में। और आपका वेलेजली की विशेषता केवल यह थी कि उसने इसका विकास कर अपने संपर्क में आने वाला सभी देसी राजाओं के संबंध में इसका क्या किया? प्रयोग किया। और अगर देखा जाए तो सहायक संधि जो है वो आपका 1765 में अवध से की गई थी, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले में क्या किया कि आपको जो है वो उसकी सेनाओं को रक्षा देने का वचन दिया, ठीक है, अवध को। और अवध ने एक अंग्रेज रेजिमेंट को क्या किया कि आपको लखनऊ में रखना क्या किया? स्वीकार कर लिया, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि सपोज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि बात करें वेलेजले की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो क्या होगा? उत्तर हैदराबाद होगा। तो आप इन सब चीज़ों को डिफरेंस को समझ लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो ये किया गया था आपका लॉर्ड वेलेजली के टाइम में सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया, तो बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था, तो किसने नहीं किया था? तो चलिए स्टार मार्क है, डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो लॉर्ड वेलेजली का जो टाइम पीरियड 1798 से लेकर के 1805 ने क्या की कि भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। जिन राज्यों ने वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार की वे क्या थे? तो हैदराबाद था, यानी 1798, और 1800 के बीच में मैसूर था आपका 1799, तंजौर भी 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, वाराणसी 1803 और आपका जो सिंधिया जो थी 1804 में किया गया। इंदौर के होलकर जो है वो 6 जनवरी 1818 में जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी और भरतपुर ने किया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से आपका, तो इसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं, यानी कि सबने क्या किया था? तो आपका सबने ये सहायक संधि को स्वीकार किया था, इसीलिए स्टार मार्क कर दिया गया है। चलिए यहाँ देखते हैं सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देसी शासक कौन था? तो हैदराबाद का निजाम था, ठीक है। अगर देसी शासक पूछा जाए तो भी याद रखेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से विचार कीजिए कि जिन्होंने क्या किया कि लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का जो है सही कार्यक्रम की बात की, मतलब आपको कूट के अनुसार आपको नंबरिंग देनी है कि पहले कौन और सेकेंड कौन। तो चलिए यहाँ पे जो होगा आपका 1, 2, 3, 4 जो हो जाएगा आपका सीक्वेंस वाइज सही हो जाएगा। देख लेते हैं। तो पहले जो किया जाता है तो आप हैदराबाद, उसके अलावा मैसूर हो गया, उसके अलावा अवध,
आपका सिंधिया तो ऊपर भी देख सकते हैं, आपका ऊपर में जो दिया हुआ है ना, तो देख लीजिए हैदराबाद कब दिया गया था, तो आपका 1798 से 1800 में, मैसूर में 1 साल के बाद 1799 में, उसके अलावा अवध में 1801 और पेशवा 1802 और सिंधिया 1804 में किया गया था। ठीक है, तो ये सब विभिन्न माध्यम को भी आप देखते चलेंगे। आंसर बिल्कुल सही हो जाता है 27 नंबर का। देखिए अगला क्या बताया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि भारतीय से राज्यों द्वारा जो है वो अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने जो है प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था, तो ये था आपका लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीति में जो है वो अंग्रेजी राजनीति परिधि में लाकर के क्या किया, अंग्रेजों की प्रभु सत्ता स्थापित करने के लिए सहायक संधि प्रणाली का उपयोग किया। इस तरह क्या किया, तो अंग्रेजी सत्ता के श्रेष्ठता एवं प्रभु सत्ता स्थापित हो गई। इससे क्या हो कि आपका अंग्रेजों की सत्ता, प्रभु सत्ता, आपका श्रेष्ठता भी होता है और प्रभु सत्ता भी स्थापित हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्य में सहायक संधि करने का उद्देश्य था, तो ये क्या था, तो आपका ये था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। तो 29 का आपका डी हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि कौन जो है सुमिलित नहीं है। तो देखिए बक्सर का युद्ध 1764, सहायक संधि जो 1863, भारत का में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार 1833, और जो ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत का व्यापार का खोला जाना 1813 में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करेंगे हम लोग क्या, तो सहायक संधि जो है वो आपका सुमिलित नहीं 1863 में नहीं होता है, तो बी आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। देखिए अगर बात किया जाए डिटेल में, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करने एवं फ्रांसीसियों के जो भय को समाप्त करने के उद्देश्य से वेलेस्ली ने सहायक संधि जो है प्रणाली को 1798 में प्रारंभ किया। सहायक संधि प्रणाली में करने वाले राज्यों में हैदराबाद 1798, आपका बक्सर जो था वो 1764 में था। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार जो है 1833 के अधिनियम के तहत जो है पूर्णतः समाप्त घोषित कर दिया गया। तथा अगला पॉइंट आपको बोला जा रहा है क्या कि आप अगर बात करें तो ब्रिटिश नागरिकों तथा कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना आप देख सकते हैं 1813 सुमिलित है। ठीक है, तो ये क्या है, तो बी सुमिलित नहीं है, हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि उस समय क्या होता है कि जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे तो नीचे दिए गए लिखे गवर्नर जनरल में से किसी ने एक भारत में ब्रिटिश से पताका लहराया, तो ये आपका लॉर्ड वेलेस्ली था। आपका 31 का सी हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि आपका लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत की ओर से 1797 ईस्वी में प्रस्थान किया। भारत की ओर वो आता है 1797 में, और उसके बाद जो कि वो आंग्ल इतिहास में संभवतः सबसे अंधकारमय समय था। आपका फ्रांस के विरुद्ध जो यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन-भिन्न हो चुका था और नेपोलियन मिस्र एवं सीरिया को विजित कर चुका था तथा गंभीरतापूर्वक जो भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी परिस्थिति में वेलेस्ली ने भारत में सहायक संधि का प्रयोग किया जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई। और आपका बताया जा रहा है कि क्या कि नेपोलियन का भय भी टल गया। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगला बताया जा रहा है कि आपका आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड आपका हेस्टिंग्स के शासनकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध होता है। अगर आंग्ल नेपाल का टाइम पीरियड देखा जाए तो 1814 से लेकर के 16 के मध्य होता है। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने गवर्नर जनरल काल जो है रहा है वो 1813 से आपका 23 में हुआ था। ठीक है, 1815 की सुगौली की संधि से समाप्त हुआ ये युद्ध जो है आंग्ल नेपाल युद्ध। सुगौली की संधि अगर की गई थी तो आपका 2 दिसंबर 1815 को लेखबद्ध की गई थी और जिसका अनुमोदन का हुआ था तो 4 मार्च 1816 को हो जाता है।
यहाँ पे बोला जा रहा है सुगौली की संधि हुई थी, तो ये की गई थी आपकी 1815 में। ठीक है, तो इस तरह से डिटेल देख लेते हैं, फटाफट कर लेते, नहीं तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि सुमिलित नहीं है, कौन बताइए। तो देखिए हेक्टर मुनरो जो है, जिसका संबंध बक्सर का युद्ध से है। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है वो आंग्ल नेपाल युद्ध से है। आपका लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूरी युद्ध से है। और कॉर्नवालिस का क्या, तो मराठा युद्ध से नहीं है। तो ये आपका मराठा युद्ध से नहीं है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, तो आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो 34 का आप डी देख सकते हैं कि मराठा से क्यों नहीं है। तो देख लेते हैं यहाँ पे डिटेल में। आपका बताया जा रहा है कि तृतीय मराठा युद्ध, जिसका टाइम पीरियड 1816 से 17 था, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ, न कि आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। लॉर्ड हेस्टिंग्स सही होता। अतः डी जो है वो सुमिलित नहीं है। आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1799 आपका कब होता है, तो लॉर्ड वेलेस्ली एवं आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध जो होता है वो 1814 से लेकर के 1816 ईस्वी लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ। जबकि बक्सर का युद्ध जो है 1764 आपका हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ा गया। ठीक है, अगला बोला जा रहा है कि आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। तो आंग्ल मराठा युद्ध जो संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग्स से है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कह रह सकते हैं कि सर टॉमस रो किस वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे। तो ये रहा था टॉमस मुनरो 1820 से 1827 के बीच में। अगला डिटेल देखिए सर, टॉमस मुनरो 1820 से 1827 तक मद्रास के गवर्नर रहे। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। ठीक है, इसका कौन था, इस व्यवस्था का जन्मदाता किसको माना जाता, तो ये टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड था। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया। और बाद में क्या होता है कि ये व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्सों और असम के कुर्ब जो है आधुनिक कर्नाटक का एक भाग में लागू की गई। ठीक है, ये देखेंगे। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया, तो ये ले लिया था लॉर्ड विलियम बेंटिक्स ने लिया था। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक्स 1831 में जो है वो मैसूर तथा 1834 में कुर्ब एवं कछार की रियासत को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहाँ कथित रूप से अधिक जो है कुशासन अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि कुशासन भी था और व्यवस्था भी था वहाँ पे, तो इसलिए बेंटिक जो था वो अपने अधिकार में ले लेता है इन क्षेत्रों को। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में कौन सा जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित, तो ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से जो था वो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस रहा है। बी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए थोड़ा जल्दी देख लेते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मैसूरी युद्ध, जिसका टाइम पीरियड 1790 से 92 से जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस संबंध है। ठीक है, इस युद्ध में क्या होता है कि कॉर्नवालिस ने स्वयं सेना का बागडोर संभाल ली थी। और इस युद्ध में बात किया जाए तो इस युद्ध में जो है टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि कर ली थी, आपका 1792 में होता है। और जिसके कारण क्या हुआ कि टीपू को अपने जो है राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों और उनके साथी यानी निजाम एवं मराठों को देना पड़ा था। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कह सकते हैं कि ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबद्ध था, तो ये आपका कैप्टन स्लीमैन था। तो 39 का भी सही हो जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है तो ठगों में जो है वो हिंदी मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली दुर्गा एवं भवानी की पूजा करते थे तथा प्राय जो है शिकार का जो है सिर जो है काट कर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें जो है वो विश्वास था कि उनका यह कंधा जो है मतलब इनका ये धंधा जो विधि का विधान तथा
उनके शरीर की जो है मृत्यु उनके जो भाग्य में इसी प्रकार लिखी है। ठीक है, सती प्रथा के प्रश्नपन मतभेद था। क्यों? क्योंकि किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का आपका समर्थन किया। ठीक है, और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया और आपका लगभग 1500 ठगों को बंदी भी बनाया। उनके जो है अनेक ठगों को फांसी दे दी गई और शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के बाद क्या होता है कि संगठित रूप से ठगों का जो है वो अंत हो गया। आपका अगला बोला जा रहा है क्या, तो देख सकते हैं कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ, तो ये आपका आंसर बी हो जाएगा। देखिए अगला बोला जा रहा है तो सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी, विलियम बेंटिक था, आपको सी आंसर। ये देखिए यहाँ राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों ने विलियम बेंटिक को इस प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी। बहुत से समकालीन प्रगतिशील समाचार पत्रों ने इसका समर्थन किया और विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया और 1829 के नियम जो 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया और आरंभ में यह केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू थी और 1830 ईस्वी में ये बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू कर दी गई। अगला बोला जा रहा है कि सती को गैर कानूनी किसने किया, तो विलियम बेंटिक था, आपका बी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई, तो 1829 में। अगला देखेंगे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष जो बंगाल से दासों के निर्यात पर रोक लगा दी गई, तो ये 1789 ईस्वी में ऐसा किया गया था। तो डिटेल आप देख ही चुके हैं तो हमने बताने की ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, तो चलिए 1879 है, 29 नहीं। ठीक है, तो 1789 है। ठीक है, यानी 1789 में। अगला बताया जा रहा है क्या कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो अवध पर अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था, तो ये कुप्रशासन के कारण लॉर्ड डलहौजी ने अवध का क्या किया, विलय कर लिया। देखिए लॉर्ड डलहौजी का जो टाइम पीरियड है 1848 से लेकर के 56 के में है और अवध के नवाब हाजी अली शाह पर जो कुशासन का क्या किया, आरोप लगाया था लॉर्ड डलहौजी ने। 13 फरवरी 1856 को क्या होता है कि आपका अवध पर अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया और अवध के अतिरिक्त जो है लॉर्ड डलहौजी के व्यवकर सिद्धांत के अतिरिक्त जो है विलय किए गए प्रदेश जो थे वो आपका सतारा हो गया 1848 में, जैतपुर एवं संबलपुर 1849, उसमें मघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में और झांसी 1854 में, नागपुर भी 1854 एवं करौली जो है 1855 में था। ठीक है, तो ये आप टाइम पीरियड याद रखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है तो कह सकते हैं कि बगात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब किया गया, तो आपका 1850 में किया गया। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय 1856 में किया जाता है, डी आंसर सही हो जाएगा। अगर बात किया जाए तो विलय का सिद्धांत में जो है उन्हें कालक्रम अनुसार सजाना है, तो आप देख सकते हैं कि 1717 था आपका कौन, बघाट था, उसके अलावा क्या था आपका उदयपुर था और झांसी हो जाता है। 1 3 4 है क्या, देख लेते हैं, 1 3 4 2 है। ठीक है, तो बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, तो चलिए पूरा टाइम देख लेते हैं आपका। ये जो है देखिए पहले किसको किया जाता है, तो सतारा को, फिर बघात को, फिर आपका उदयपुर को और 1854 में जो है वो कर दिया जाता है झांसी को। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप सुमेलित बताना है कि कौन जो है सही है, तो अवध का विलय जो है वो 1856 में किया जाता है, तो सी आंसर सही है। उसके अलावा आपका बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जो है विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी, तो ये आपका लॉर्ड डलहौजी ने किया था, तो आंसर सी सही हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है कि ब्रिटिश पर कुशासन का बहाना लगा करके, ब्रिटिश द्वारा कुशासन पर बहाना लगाकर निम्नलिखित प्रांतों में से किसका एक शासक जो है वो हटा दिया गया था, तो अवध का ये जो है एक का शासक हटा दिया गया था। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत में जो है वो ब्रिटिश शासन के दौरान राजसी राज्यों के विलय जो है आपको बताना है, तो आपका सतारा होता है, सतारा के बाद संबलपुर होता है और झांसी लास्ट में, तो 3 2 1 आप देख सकते हैं, तो ये आप इस तरह से देख लेंगे।
आपका बताया जा रहा है कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार था, तो ये आपका सतारा था। तो सतारा कब 1848 में ना। चलिए देख लेंगे हम लोग ऊपर में। देखिए जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था, तो ये था आपका लॉर्ड डलहौजी का जेम्स एंड्रयूज रैमजे उसका नाम वास्तविक था। तो आपका 54 का ए हो जाएगा। आपका बताया जा रहा है कि 1848 में जो है लॉर्ड डलहौजी, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, गवर्नर जनरल करके भारत बन के आया था, जनरल बना, गवर्नर जनरल बन कर के ये जनरल बन कर के भारत आया। उसकी वास्तविक नाम जो था जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमजे था। ठीक है, अगर बात किया जाए यहाँ पे सिंध विजय, तो सिंध विजय कब होता है, तो आपका तो अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय जो संपन्न हुआ, तो ये था आपका लॉर्ड एलम्बरो के समय में होता है, आपका 55 का ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आपका जो है 1843 में होता है सिंध विजय। ठीक है, आपका गवर्नर जनरल लॉर्ड एलम्बरो के टाइम में का जो टाइम पीरियड है 1842 से 1844 के दौरान, अगस्त में 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से जो अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता है। ये जो है वो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। सिंध का ब्रिटिश ने कब्जा किया था आपका 1843 में, तो आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका बताया जा रहा है कि सिक्किम जो है वो भारत में विलय किसने किया था, तो ये किया था आपका लॉर्ड डलहौजी ने किया था। अगला देखते हैं, आपका बताया जा रहा है कि आपका जो सिक्किम जो आपका नेपाल एवं भूटान सीमा से आपका नेपाल एवं भूटान राज्य के मध्य स्थित एक क्या है, तो छोटा सा राज्य है। ठीक है, और इसमें बताया जा रहा है कि जो इसके राजा जो थे, दोष लगाया गया था कि इसके राजा पर दोष लगाया गया, उसने 2 अंग्रेज कलेक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में उस समय कुछ दूरदर्शी प्रदेश जिसमें दार्जिलिंग भी सम्मिलित था को आपको भारत में मिला लिया गया। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो निम्नलिखित में से जो है वो कौन जो है अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब आपका अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ, तो ब्रिटिश रेजिमेंट कौन था, आपका जेम्स आउटरम था। तो ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल देखते हैं, अगला बताया जा रहा है कि 1854 में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउटरम को अवध का जो है ब्रिटिश रेजिमेंट बनाया गया। उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत प्रदूषित है तथा जनता की अवस्था जो है बहुत शोचनीय है। आउटरम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया। 1857 के विद्रोह के समय क्या हुआ कि लखनऊ में ब्रिटिश रेजिमेंट हेनरी लॉरेंस था। ठीक है, एवं जो आपका विद्रोहियों के हाथों क्या हुआ, मारा गया। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत में प्रथम रेल लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई, तो ये लॉर्ड डलहौजी 1853 में बिछाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि आपका प्रथम रेलवे लाइन 1853 में आपका बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें तो हमने देख लिया। देखिए 60 नंबर प्रश्न है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत में जो प्रथम रेल लाइन का निर्माण किस नगर में के बीच हुआ, तो मुंबई से थाने के बीच में हुआ। बी आंसर बिल्कुल सही है। भारत में जो पहली रेल लाइन जो है कब शुरू की गई, 1853 में। अगला आपको बोला जा रहा है, तो कह सकते हैं कि किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की, तो ये था आपका इंडियन पेनिनसुला रेलवे। बी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे बोल सकते हैं कि 1853 में जो बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन से थाने के मध्य जो है भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया 1853 में। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम जो है प्रमुख विस्तार हुआ, तो ये है लॉर्ड डफरी के टाइम में जो है अंतिम विस्तार होता है। ठीक है, आप अगर बात करेंगे तो 1885 में जो है तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और आपका क्या होता है कि 1 जनवरी 1886 को पूर्ण बर्मा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है, जो आपका ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम क्या था, प्रमुख विस्तार था। इस समय आपका देखा जाए तो वायसराय लॉर्ड डफरिन था। देखिए अगला बताया जा रहा है, तो कह सकते हैं कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1848 से 45 के दौरान जो है स्वरूप देने वाले थे, तो लॉर्ड डलहौजी था आपका 64 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा।
डलहौजी से जो है वो पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था, ठीक है, डलहौजी से पहले। इसके कार्यकाल में पहली बार एक सार्वजनिक निर्माण विभाग स्टार्ट किया गया और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा धन व्यय किए जाने लगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, कहा जा रहा है क्या, तो विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ, तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम में पारित होता है। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जो है वो अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड आपका कैनिंग ने 28 फरवरी आपका 1856 से लेकर के 21 मई 1862 था कैनिंग का टाइम पीरियड के समय 26 जुलाई 1856 को विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम 1856 अधिनियमित हुआ। इस अधिनियम को जो है लॉर्ड डलहौजी के समय प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया। इस अधिनियम के अनुसार जो है वो नियम 15 के तहत विधवा पूर्ण विवाह को वैध मान लिया गया और आपका क्या हुआ कि इस जो है विवाह से उत्पन्न हुए बालक वैध घोषित किए गए। उसके अलावा देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़ के सुनाया गया था। तो किसके द्वारा, तो ये आपका बी आंसर लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ऐसा किया जाता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1857 को महान क्रांति का जो है सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था, ठीक है। 1857 की महान क्रांति जो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था, महारानी की उद्घोषणा। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। अगला देखेंगे क्या बोला जा रहा है, तो कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम वायसराय नहीं था, तो आपका लॉर्ड कैनिंग नहीं था, तो आपका सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर के सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने कहा, तो आपका इलाहाबाद। देख रहे होंगे कि ये आपका जो है वो घुमा घुमा के बहुत बार रिपीट भी होता रहा है बहुत सारे प्रश्न। देखिए अपने पुत्र के स्थान पे दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था 1858 के साम्राज्य की घोषणा के अनुसार, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम ने 1858 के साम्राज्य घोषणा को याद रखेंगे, डी आंसर सही हो जाएगा। आपका बोला जा रहा है कि महारानी की उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को आपका इलाहाबाद में हुई दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई, ठीक है। इसमें भारतीय देशी राज्यों के प्रति नीति को भी व्यापक रूप परिवर्तित किया गया और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए संभावित किसी संकटपन स्थिति से बचाव के लिए उनका उपयोग करने हेतु उन्हें क्या किया गया, तैयार किया गया, ठीक है। विजय एवं विलय की नीति जो मुक्त परित्याग पर दिया गया था और आपका देशी राज्यों के शासकों को उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति दे दी गई, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि विक्टोरिया जो महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया तो 1877 में, ठीक है। आपका आंसर सी हो जाएगा। अगला बात करें तो राजसी उपाधि जो है आपके अधिनियम जो आपका ब्रिटिश संसद द्वारा 1876 में पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत जो है महारानी विक्टोरिया जो है को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। इस कारण क्या होता है कि सम्राट एडवर्ड जो थे, इसी प्रकार सम्राट एडवर्ड 7 को आपका 1903 में तथा जॉर्ज 5 को जो है वो 1911 में भारत का साम्राज्ञी घोषित किया गया, ठीक है। तो याद रखेंगे। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने आपका भारत में दास प्रथा को समाप्त किया, तो आपका 71 का बी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि 1843 ईस्वी के आपका 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो जो था वो दास प्रथा का उन्मूलन किया, ठीक है। इसका टाइम पीरियड 1842 से 44 तक था। देखिए यहाँ पे ए जो बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, तो लॉर्ड कार्नवालिस जो है वो आपका स्थानीय आपके बंदोबस्त से सम्मिलित नहीं, 72 का ए आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें तो लॉर्ड कार्नवालिस ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की, जबकि चतुराई निष्क्रियता जिसको कुशल आक्रामकता की नीति जॉन लॉरेंस, सहायक संधि वेलेस्ली तथा व्यक्तिगत
का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है A.O. ह्यूम ने लॉर्ड डर्फिन के कार्यकाल में 18 जिसका कार्यकाल क्या है तो 1884 से 88 में किया गया। तो ठीक है, तो ये देख सकते हैं। 73 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि किसका जो सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, तो लॉर्ड जो कैनिंग है उच्च निष्क्रियता नहीं है, जॉन लॉरेंस है। ठीक है, तो देखिए अस्थाई आपका बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस सही है। उसके अलावा वेलेस्ली सहायक और डलहौजी आपका व्यक्तिगत, लेकिन ये कैनिंग नहीं हो जाएगा, जॉर्ज लॉरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो डी आंसर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई, तो ये प्रारंभ किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में। तो आपका 74 का बी आंसर सही हो जाएगा। देखिए अगला देखते हैं डिटेल में 75 नंबर प्रश्न, सम्मिलित नहीं की बात की जा रही है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो आपका स्थायी बंदोबस्त था बिल्कुल सही, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि बिल्कुल सही, और ये था आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है द्वितीय मराठा नहीं आपका आंग्ल नेपाल युद्ध में ये आपका शामिल होता है। तो ये आपका सम्मिलित नहीं, सी सही हो जाएगा। और लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 का सत्र रेगुलेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1803 से 1805 के मध्य लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के काल में जो तृतीय एवं अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। ठीक है, बात करते हैं तो आपका क्या बोला जा रहा है, तो आपका ये याद रखेंगे कि आपका जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में आपका तृतीय तथा आपका अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। उसी तरह से तृतीय मराठा युद्ध में मराठों के पराजय के बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पेशवा की गद्दी 1818 में क्या की समाप्त कर दी, और पश्चिम भारत में स्थित जो पेशवा का समस्त प्रदेश बम्बई प्रेसिडेंसी में क्या किया, मिला लिया। अगर बात किया जाए तो उसके अलावा आपका जो सम्मिलित कर लिया गया, और आपका जो है वो पश्चिम भारत में स्थित पेशवा का समस्त प्रदेश बम्बई प्रेसिडेंसी में सम्मिलित कर लिया गया। इसके अतिरिक्त जो है कंपनी ने बुंदेलाखंड, मालवा एवं शेष भारत जिस पर पेशवाओं का प्रभुत्व था पर राजनीतिक अधिकार कर लिया, एवं अन्य जो है 3 युग्म गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं तो इसके अतिरिक्त कंपनी ने बुंदेलखंड, मालवा और जो शेष भारत है जिस पर क्या है तो आपका पेशवाओं का प्रभुत्व पर जो है राजनीतिक अधिकार कर लिया गया, एवं 3 युग्म जो है वो सुमेलित है। पेशवाई को कब समाप्त किया गया, तो ये 1818 में जो है पूरी तरह से पेशवाई सिस्टम को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आज जो है यहीं तक रहने देते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, टेक केयर।